प्यारे विद्यार्थियों, मैं जगदीश प्रसाद देवटिया गुड़ा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। तो व्यतिकरण में यंग का जो प्रयोग था, इसमें एक प्रकाश स्रोत था, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। इसके सामने एक पर्दा रखा हुआ है जिस पर अपने पास दो कला संबंध स्रोत है, S1 और S2। सामने एक पर्दा और रखा हुआ है जिस पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है अपने को। ये पर्दा, ये M और ये N। अब ये इनका मध्य बिंदु ओडेस और ये O। तो S1 S2 से O पर जो तरंग पहुंचती हैं वो समान कला में होती है। S1 और S2 से O पर जो तरंग पहुंचेंगी वो तरंग होती है समान कला में। तो बिंदु O है वो हमेशा चमकीला प्राप्त होता है। अब यहाँ कोई बिंदु लेते हैं, इस पर P। इस P बिंदु पर S1 से एक तरंग पहुंचती है, इसकी दूरी x। S2 से एक तरंग पहुंचती है, इसकी दूरी x प्लस डेल्टा x। यहां से इस पर लंब डालेंगे, ये दोनों तरंगों के बीच पथांतर आ जाएगा डेल्टा x। तो इस P बिंदु पर दो तरंग पहुंचती हैं, ये कोण थीटा, इसको बीच के बिंदु को हमने P से मिला दिया तो ये कोण भी थीटा, इनके बीच की दूरी d। तो यहाँ S1 से P पर एक तरंग पहुंचती है और S2 से P पर एक तरंग पहुंचती है। अब यहाँ प्रकाश तरंगे लेते हैं। कौन सी तरंगे? प्रकाश तरंगे। तो प्रकाश जो है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इसके दो घटक होते हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दो घटक हो गए। तो दोनों घटकों में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अपने लिए उपयोगी नहीं है। यहाँ गणितीय विश्लेषण में, गणितीय विश्लेषण के लिए जो उपयोगी है वो विद्युत क्षेत्र है। तो प्रकाश जब बिंदु P पर पहुंचता है, दोनों तरंगे जब बिंदु P पर पहुंचती हैं तो यहाँ P पर विद्युत क्षेत्र की दो तरंगे पहुंचती हैं। तो यहाँ व्यतिकरण में जब दो तरंग लेंगे तो वो तरंग आएगी अपने पास। पहली तरंग होगी E1 बराबर EM1 साइन kx माइनस ओमेगा टी। ये तरंग समीकरण नंबर 1। ये विद्युत क्षेत्र के रूप में तरंग का समीकरण है, जहां ये EM क्या है? आयाम। EM1 पहली तरंग का आयाम और ये पहली तरंग की कला आ जाएगी। ये जो तरंग का समीकरण है, प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग होती है परगामी तरंग। कैसी तरंग? परगामी तरंग। और परगामी तरंग का समीकरण y बराबर a साइन kx माइनस ओमेगा टी होता है, जहाँ के है तरंग का संचरण नियतांक, तरंग का संचरण नियतांक होता है। और यहाँ ये a है आयाम, ओमेगा टी इसकी कला। तो ये परगामी तरंग का समीकरण होता है। तो यहाँ पर भी हम विद्युत क्षेत्र की जो तरंग का समीकरण लेंगे वो किसके रूप में लेंगे? इस परगामी तरंग के रूप में लिया जाएगा। दूसरी तरंग E2 बराबर EM2 साइन kx माइनस ओमेगा टी और प्लस फाई। ये समीकरण नंबर 2, जहां फाई क्या है? फाई दोनों तरंगों के बीच कलांतर। यहां फाई क्या है? दोनों तरंगों के बीच कलांतर। अब ये व्यतिकरण की घटना में दो तरंग होती है। पहली तरंग हमने ये ले ली, दूसरी तरंग ये ले ली। अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी तरंग का समीकरण E बराबर E1 प्लस E2। दोनों तरंगें मिलकर के क्या होती हैं? अध्यारोपित होती हैं। तो उस अध्यारोपित होने से जो परिणामी तरंग अपने को प्राप्त होगी, उस परिणामी तरंग का समीकरण अपने को ज्ञात करना है। तो ये परिणामी तरंग का समीकरण E, तो इसको लिखेंगे E बराबर, दोनों का मान रखें EM1 साइन
के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ई एम टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और प्लस फाई। यह जाएगा परिणामी तरंग का समीकरण। अब यहाँ इसको हम दो भागों में तोड़ते हैं। देखिए यहाँ सूत्र लगाते हैं हम साइन ए प्लस बी का, तो ये सूत्र आएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, गणित का सूत्र है। तो यहाँ इसमें ए की जगह तो क्या आएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी और बी की जगह फाई, तो इस पद में हम ये सूत्र लगाते हैं। तो ये समीकरण आएगा अपने पास ई बराबर ई एम वन साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये तो पहला पद हो गया। इसको दो भागों में तोड़ें तो प्लस ई एम टू, ये दोनों पदों के साथ गुणा होगा, तो ये आएगा साइन ए कोस बी, यानी ए की जगह ये और बी की जगह फाई, तो ये आएगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस दूसरा पद ई एम टू, फिर आएगा कोस ए साइन बी, तो ये आएगा कॉस ए की जगह के एक्स माइनस ओमेगा टी और इंटू साइन फाई। यहाँ हमने साइन ए प्लस बी का सूत्र लगा करके इसका विस्तार कर लिया। अब ये तीन पद हो गए अपने पास, एक, दो और ये तीन। तो इन तीनों पदों में ई बराबर, देखिए इसमें साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है, इसमें साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है, तो इन दोनों में से ये कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया ई एम वन प्लस यहाँ बचेगा अपने पास ई एम टू और कॉस फाई, और इसके साथ आ जाएगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। दोनों पहले जो दोनों पद हैं उनका एक पद बन गया, प्लस अब इसमें इसको यूँ लिख लें ई एम टू और कॉस फाई, इसको कोष्टक में रख लिया, और ये आ गया कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये अपने पास दो पदों के रूप में आ गया। अब जो तरंग का समीकरण होता है साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, कोस के पदों में भी हो सकता है, तो इसके साथ जो ये राशि है वो क्या होती है, आयाम होती है। तो यहाँ ये जो राशि है वो आयाम का घटक, और यहाँ पर भी ये भी क्या हो गया, आयाम का घटक। ये घटक कोस के रूप में और ये घटक साइन, यहाँ आएगा साइन फाई। तो ये घटक कोस के रूप में और ये घटक साइन के रूप में आएगा। तो इस घटकों को हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। माना पहला जो घटक है ई एम वन प्लस ई एम टू और इंटू कॉस फाइव, इसको हमने मान लिया ई एम कॉस एल्फा। इस घटक को क्या मान लिया, ई एम कॉस एल्फा। ये जो दूसरा घटक है ई एम टू साइन फाइव, इसको हमने मान लिया ई एम साइन एल्फा। यह रहेगा समीकरण नंबर 3। अब यहां ये जो ई एम है यह है परिणामी तरंग का आयाम। ये जो हमने ई एम मान रखा है वो क्या है, परिणामी तरंग का आयाम। ई एम वन पहली तरंग का आयाम, ई एम टू दूसरी तरंग का आयाम। दोनों तरंगों के अध्यारोपण से परिणामी तरंग बनेगी जिसका आयाम क्या है, ई एम, और अल्फा है परिणामी तरंग का कलाकोण। अल्फा क्या है, परिणामी तरंग का कलाकोण। तो यहाँ ये जो मान के राशि हम चले हैं वो इस समीकरण में रखते हैं वापिस, इसलिए ई बराबर ये वाला समीकरण। इसकी जगह हमने क्या माना, ई एम कोस अल्फा, और इसकी जगह ई एम साइन अल्फा। तो ये मान रखते हैं, इसकी जगह ई एम कोस अल्फा और इंटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी
प्लस इसकी जगह हमने मान रखा था ई एम साइन अल्फा और इंटू कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये पद आ गया अपने पास। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लें ई एम, तो ई बराबर ई एम, तो यहाँ तो क्या बचेगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और इंटू कॉस अल्फा प्लस यहाँ आएगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी और इंटू साइन अल्फा। अब ये समीकरण पुनः इस सूत्र के रूप में आ गया। ये जो समीकरण है देखो साइन ए कोस बी, तो ए की जगह तो ये और बी की जगह अल्फा, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए की जगह ये और बी की जगह अल्फा। तो ये सूत्र का विस्तार हो गया। इस सूत्र के विस्तार को हम इस तरीके से लिख देंगे वापस, तो यह आएगा अपने पास ई बराबर ई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और प्लस अल्फा। यह आएगा अपने पास परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण। यह परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण है। यह समीकरण किसका आ गया? परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण आ गया। तो इस तरीके से व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, जिसमें एक तरंगी आ गई दूसरी तरंगी आ गई, दोनों तरंगों के अध्यारोपण से परिणामी तरंग का समीकरण आ जाएगा। अब हम परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात करें। परिणामी तरंग का आयाम, तो यहां ये जो समीकरण 3 था, ये समीकरण 3, इसके घटकों के वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 3 के घटकों के वर्ग करके जोड़ने पर, तो इस समीकरण 3 में 2 घटक हो गए, एक ही हो गया एक ही हो गया। इसके दाएं साइड वाले जो घटक हैं उनका वर्ग करके जोड़े हम। तो देखो पहले ई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ई एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, दाएं साइड के जो घटक हैं उनके वर्ग करके जोड़ दिया, बराबर। अब इधर वाले घटक ई एम टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस ई एम वन प्लस ई एम टू और कॉस फाइव और इसका होल स्क्वायर। तो समीकरण 3 के घटकों के वर्ग करके जोड़ने पर। तो यहाँ देखिए यह आएगा ई एम स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, बराबर। यह आएगा ई एम टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस इसका होल स्क्वायर करें हम, तो ई एम वन स्क्वायर प्लस ई एम टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और प्लस 2 ई एम वन ई एम टू और कॉस फाइव। इसमें सूत्र लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें ये सूत्र लग जाएगा। अब यहाँ ई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका मान कितना होता है? 1। इसका मान कितना होगा? 1। तो इस पद को हम छोड़ देते हैं यहाँ, बराबर। इधर देखिए पहले 1 वाला पद, तो ई एम वन स्क्वायर ये हो गया अपने पास, प्लस अब 2 वाले पद, एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों में से कॉमन ले लिया ई एम टू स्क्वायर, यहाँ बच गया साइन स्क्वायर फाइव प्लस इसमें बच गया कॉस स्क्वायर।
और फिर ये पद रख देते हैं प्लस 2E_m1 E_m2 और cos 5 या E_m² बराबर ये आएगा E_m1² प्लस ये वापिस सूत्र बन गया त्रिकोणमिति का sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 और इसका मान भी कितना होता है 1 होता है, तो इसको भी छोड़ देंगे तो ये आएगा E_m2² प्लस तीसरा पद 2E_m1 E_m2 और ये cos 5। इधर से स्क्वायर हटे या E_m बराबर तो इधर लग जाएगा अंडर रूट, तो यह जाएगा E_m1² प्लस E_m2² प्लस 2E_m1 E_m2 और cos 5। यह आएगा अपने पास परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण, वो परिणामी तरंग का आयाम, यह परिणामी तरंग का आयाम है। तो ये परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण, ये क्या है परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण और ये परिणामी तरंग का आयाम। तो ये फॉर्मूला याद रखना अपने को दोनों, विस्थापन समीकरण का और आयाम का। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।